बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सॉल्यूशंस एंड कोलाइड्स के साथ आपको एक बार फिर से वेलकम करते हैं। आज का चैप्टर काफ़ी ज़्यादा लेंथी है। सॉल्यूशंस कंप्लीट, ट्रू सॉल्यूशन, राउल्ट्स लॉ, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड प्लेंटी ऑफ थिंग्स लाइक दीज। और उसके बाद कोलाइड्स, चाहे वो जेल्स हों, चाहे वो इमल्शंस हों, चाहे वो लायोफिलिक सोल्स हों, लायोफोबिक सोल्स हों, और इससे रिलेटेड और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें। तो आज का लेक्चर काफ़ी ज़्यादा लेंथी होने वाला है। हम इसे कोशिश करेंगे कि डिवाइड कर लें कुछ पार्ट्स में, वो पार्ट्स भी देखेंगे। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। हमारा आज का लेक्चर का जो मेथड है वो इस तरह चलेगा कि हम पहले एफएससी की जो बेसिक बातें हैं उन्हें लेंगे और उन्हीं को आगे हम ले जाएंगे बीएससी की तरफ, क्योंकि एफएससी के अंदर काफ़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन है और हर चीज़ की बेस वहाँ पर मौजूद है, पर्टिकुलरली फॉर सॉल्यूशंस। जबकि कोलाइड्स टोटली बीएससी बेस्ड टॉपिक है और यहाँ से मैं काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि तकरीबन 9 के करीब एमसीक्यू हम एक्सपेक्ट करते हैं इन आवर पेपर, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैं। अप्रॉक्सीमेटली 10% ऑफ द टोटल क्वेश्चंस इन द केमिस्ट्री पोर्शन वो कोलाइड्स और सॉल्यूशंस में से मिलाकर आ रहे हैं। तो इसलिए इस हिस्से को ध्यान से देखना हमारी मजबूरी भी है और जिम्मेदारी भी बन जाएगी। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। तो सॉल्यूशंस जो हैं इनके अंदर सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं कि एक फेज क्या होती है। फेज उस चीज को कहते हैं विच हैज फिक्स्ड कंपोजिशन एंड यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज थ्रू आउट। फेज प्योर सब्सटेंस की भी हो सकती है या फिर सॉल्यूशन की भी हो सकती है। लाइक मिल्क एक फेज है, इसकी तमाम तर प्रॉपर्टीज हर तरफ यकसा हैं, आप इसे फेज कह देंगे। शुगर इन वाटर ये भी एक फेज हो जाएगी। अच्छा, सॉल्यूशंस जो है ना, इनको अगर आप क्लासिफाई करें तो ये ट्रू सॉल्यूशंस हो सकते हैं या कोलाइडल सॉल्यूशन हो सकते हैं। अगर पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर जो है इसकी रेंज में आ रहा है, इससे कम आ रहा है, तो आप ट्रू सॉल्यूशन कह देंगे। लेकिन अगर ये 10 इससे बड़ा हो रहा है, 200 नैनोमीटर तक जा रहा है फॉर एग्जांपल, तो फिर आप इसे कोलाइडल सॉल्यूशन कह देंगे। हम एफएससी के रेफरेंस से बात करें तो सिर्फ ट्रू सॉल्यूशंस की ही बात की गई है और उसी बात को फिलहाल हम आगे लेकर चल रहे हैं। सॉल्यूशंस में एक इंपॉर्टेंट टर्म है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को आप दो तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं। कंसंट्रेशन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विद रेफरेंस टू सॉल्वेंट या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विद रेफरेंस टू सॉल्यूशन, दोनों ही हिसाब से डिफाइन किया जा सकता है। कंसंट्रेशन के मुख्तलिफ यूनिट्स क्या हैं, इनकी एक फहरिस्त बनाते हैं और देखते हैं कि कौन टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है, कहाँ पर आपको सॉल्वेंट की मिकदार पता है, कौन सा रिलेटिवली डाइल्यूट है, कौन सा रिलेटिवली कंसंट्रेटेड है। तो कंसंट्रेशन के मुख्तलिफ यूनिट्स जो हैं वो आ जाते हैं परसेंटेज। परसेंटेज हो सकती है मैस ओवर मैस, जिसे वेट बाय वेट कहते हैं। ये हो सकती है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये हो सकती है मैस ओवर वॉल्यूम, ये हो सकती है वॉल्यूम ओवर मैस। इसके बाद आगे की तरफ चलें तो एक और सॉल्यूशन का यूनिट है वो मोलैरिटी कहलाता है। एक और सॉल्यूशन है जिसे यूनिट है उसे मोलैलिटी कहते हैं। इसी तरीके से नॉर्मेलिटी भी है, इसी तरीके से मोल फ्रैक्शन भी है और इसी तरीके से पीपीएम भी है, जिसे पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं। मैं यहाँ पर टिक लगा दूंगा उन चीज़ों को जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन है। सही है जनाब। तो विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन अगर हम बात करें तो मैस बाय मैस परसेंटेज में जो ऊपर लिखा हुआ है वो सॉल्यूट है और नीचे वाला सॉल्यूशन है। परसेंटेज हमेशा रिलेट करती है मैस ऑफ सॉल्यूट विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन को। सही है, सॉल्यूट को सॉल्यूशन से रिलेट करती हैं तमाम तर परसेंटेज। मोलैरिटी भी में जो सॉल्यूट है उसे सॉल्यूशन से रिलेट करती है। जबकि अगर आप मोलैलिटी की बात करें तो फिर ऐसा नहीं है। मोलैलिटी के अंदर आपको मिलता है सॉल्वेंट का मैस। सही है जी, यहाँ पे सॉल्वेंट का मैस है। मोल फ्रैक्शन में भी ऐसा ही है, सॉल्यूशन से रिलेट करते हैं। पीपीएम में भी ऐसा ही है कि सॉल्यूशन से रिलेट करते हैं।
एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नॉर्मेलिटी में भी ऐसा ही किया जाता है कि आप सॉल्यूशन के साथ रिलेट करते हैं। तो सिर्फ मोलैलिटी ही ऐसा बचा जिसमें हम सॉल्यूट को सॉल्यूशन के साथ रिलेट करने की बजाय सॉल्यूट की सॉल्वेंट में कंसंट्रेशन मालूम करते हैं। सही हो गई जी बात। तो इसीलिए मोलैलिटी 1 मोलर सॉल्यूशन जो होता है वो 1 मोलर सॉल्यूशन के मुकाबले में डाइल्यूट होता है। तो पहली बात तो ये हो गई कि किस किस में सॉल्यूशन है। दूसरी बात मैं यहाँ पर क्लियर करता चलूँ वो ये है कि कौन कौन सी टर्म्स जो हैं वो टेम्परेचर चेंज होने से जो कंसंट्रेशन है वो चेंज हो जाती है। तो टेम्परेचर चेंज करने से याद रख लें वॉल्यूम चेंज होता है, तो जहाँ जहाँ वॉल्यूम की टर्म्स होंगी वो सब के सब अफेक्ट होंगे विद टेम्परेचर। तो यहाँ पर एक वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मैं उन्हें इस तरीके से स्क्वायर में बंद कर रहा हूँ। मैस ओवर वॉल्यूम 2 हो गए, वॉल्यूम ओवर मैस 3 हो गए, मोलैरिटी 4 हो गई, नॉर्मेलिटी 5 हो गई। तो ये 5 ऐसे हैं जो कि डिपेंडेंट हैं अपॉन टेम्परेचर, यानी कि अगर आपके पास एक मोलर सॉल्यूशन होगा और आप उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ गया है तो मोलैरिटी कम हो जाएगी। सही हो गई जी बात। इसी तरीके से आप यहाँ पे मैस ओवर वॉल्यूम देख लें, जहाँ पे वॉल्यूम डिनोमिनेटर में है तो टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी वो परसेंटेज या वो जो कंसंट्रेशन की वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाती है। तो ये हमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पता लग गया। यहाँ पर दोनों बातें हमने क्लियर कर ली हैं जो अहम अहम मौजू थे। अब कुछ वैल्यूज आपको इनके फार्मूलाज आने चाहिए। मैस ऑफ सॉल्यूट, मैस ऑफ सॉल्यूट आप कर लें और मैस ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, मैस ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, मैस ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स, ये जरा इंपॉर्टेंट है जिसे हम मेंशन कर लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। इसको मैं हाईलाइट करके भी लिख दूं, ये अहम है बात। इसी तरीके से मोलैलिटी में मोल्स होते हैं सॉल्यूट के डिवाइडेड बाय किलोग्राम होते हैं ऑफ सॉल्वेंट के। नॉर्मेलिटी में इक्विवेलेंट वेट की बात होती है तो आपने लिखना है इक्विवेलेंट वेट मोल्स को अगर आप डिवाइड कर देंगे, जो आपके पास मैस है उसको आप डिवाइड कर दें इक्विवेलेंट वेट से। इक्विवेलेंट वेट का कंसेप्ट हमें देखना पड़ेगा, इनटू 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। सही है जी। इक्विवेलेंट वेट के कंसेप्ट को मैं ज़रा क्लियर कर दूं। इक्विवेलेंट वेट असल में ना मुख्तलिफ चीज़ों का मुख्तलिफ तरीके से निकाला जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकालना चाह रहे हैं और आपके पास एसिड है HCl, तो आपने एसिड का जो भी है ना मैस उसको आपने नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन से डिवाइड कर देना होता है। वो HCl में एक ही रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है तो जो आप 1 से डिवाइड करेंगे HCl का इक्विवेलेंट वेट भी 36.5 है। सल्फ्यूरिक एसिड के केस में देखें तो सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर टोटल वेट है इसका 98 जो इसका मोलर मैस है, और इसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन 2 हैं, आप 2 से डिवाइड कर देंगे इसका इक्विवेलेंट वेट 49 आ जाएगा। यही कुछ बेस के लिए भी है। बेस के लिए भी आपके पास जो मैस होता है बेस का मोलर मैस, उसे आप नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड से अगर डिवाइड कर देंगे तो फिर आपके पास आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट को मजीद आप फैराडे लॉ में भी देख सकते हैं। इसी तरीके से कोई स्पीशी है, फॉर एग्जांपल अगर आप बात कर रहे हैं सिल्वर आयन की, तो सिल्वर आयन के अंदर क्योंकि +1 चार्ज है तो इसलिए इसका जो वेट है वही इसका इक्विवेलेंट वेट होगा। अगर किसी पर 2 चार्ज हो तो इसका इक्विवेलेंट वेट उसके मोलर मैस के बटा 2 करके निकलता है। 3 हो तो +3 चार्ज है, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम +3, तो आप उसका जो इक्विवेलेंट जो मैस है मोलर मैस है उसे बटा 3 करेंगे तो उसका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। इक्विवेलेंट वेट का कंसेप्ट फैराडे लॉ में ज़्यादा एप्लीकेबल है, जिसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन या 1 फैराडे करंट जब आप गुजारते हैं, 1 मोल तो कहना गलत होगा, 1 फैराडे करंट जब आप गुजारते हैं तो 1 फैराडे करंट गुजारने से जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट द इलेक्ट्रोड होती है तो वो इक्विवेलेंट वेट से निकाली जाती है। तो वहाँ पर हम इसकी बात ज़्यादा करेंगे। फिलहाल नॉर्मेलिटी में इक्विवेलेंट वेट का कंसेप्ट है और इक्विवेलेंट वेट का कंसेप्ट अच्छा भी है। अच्छा, मोल फ्रैक्शन में बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, और ppm होता है मैस या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मैस या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶। और ये कहाँ इस्तेमाल होता है? फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस।
फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस, ये कंसेप्ट आप यूज करते हैं, लाइक अमाउंट ऑफ क्लोरीन इन वाटर या अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर 4 ppm या 8 ppm में आप लिखते हैं। और इसी तरीके से हमारी केमिस्ट्री में हम कई दफ़ा जो सॉल्यूशंस बनाते हैं वो हम ppm में लिख देते हैं। सही हो गई जी बात। तो ये थे डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ के नापने के तरीके। अब हम चल रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की तरफ। अच्छा, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की अगर मैं बात करूँ ना, तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस 9 टाइप की हो सकती हैं। आप चाहे आपके पास जो सॉल्वेंट है वो कोई भी हो सकता है, सॉल्यूट आपके पास कोई भी हो सकता है, कोई भी जो फेज है यानी कि सॉल्वेंट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जो भी फिजिकल स्टेट है वो सॉल्वेंट का भी काम कर सकती है, सॉल्यूट भी काम कर सकती है। इस तरीके से 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस बनती हैं। आपको हर एक की मिसाल आनी चाहिए, ये ना हो कि आपको बेसिक बात ही ना याद आए तो फिर जाना प्रॉब्लम हो जाएगी। एयर जो है वो गैस का गैस में मिक्सर है, फॉर एग्जांपल एथेनॉल वाटर लिक्विड लिक्विड मिक्सर है, एलॉयज जो है वो सॉलिड सॉलिड मिक्सर हैं। तो इस तरह की बातें आपको आनी चाहिए। अच्छा, अब सॉल्यूशन जो है ना, इनमें से हम जो ज़्यादा कॉमन देखते हैं वो होते हैं सॉलिड इन लिक्विड और लिक्विड इन लिक्विड। इनके हिसाब से बात की जाए तो अगर सॉलिड इन लिक्विड में बात करें तो बड़ा फेमस रूल चल रहा है और वो है लाइक डिसॉल्व्स लाइक। यहाँ पर एक जैसी चीज़ें एक जैसी चीज़ों को हल करेंगी। यहाँ पर मैं ये क्लियर करता चलूँ कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक के मुताबिक जो बेंजीन है नॉन पोलर है और वो टॉलुइन में हल हो जाएगी, ओके, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। जो NaCl है वो वाटर में हल हो जाएगा क्योंकि एक पोलर है और एक आयनिक है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक सिमिलर फोर्सेस। लेकिन बेंजीन जो है वो वाटर में हल नहीं होगा। यहाँ पर लाइक डिसॉल्व्स लाइक वाला कानून नहीं लग रहा। एक सवाल लोग पूछते हैं, बड़ा सादा सा है, मैं बताता चलूँ। वो कहते हैं कि जनाब बेंजीन में वीक फोर्सेस हैं। फॉर एग्जांपल बेंजीन में वैसे इतनी वीक फोर्सेस नहीं होती, तो लेकिन वो नॉन पोलर है। ये नॉन पोलर है, इसमें रिलेटिवली नॉन पोलर अट्रैक्शंस है, यहाँ पे पोलर अट्रैक्शंस है, पोलर अट्रैक्शंस आर स्ट्रॉन्गर। तो पानी जब NaCl के मजबूत बॉन्ड तोड़ सकता है तो ये वीक वैंडरवाल्स फोर्सेस तोड़ना पानी के लिए कौन सा मसला है। तो याद रख लें कि पानी जो है वाटर कैन नॉट हाइड्रेट बेंजीन। इसकी वजह ये नहीं है कि वाटर बेंजीन की फोर्सेस नहीं तोड़ सकता, बल्कि वजह यह है कि वाटर बेंजीन की फोर्सेस तोड़ना नहीं चाह रहा क्योंकि वाटर आपस में जो उसकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा अच्छी हैं। तो उसे यहाँ पर बेंजीन से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करके कोई एनर्जी गेन, कोई स्टेबिलिटी, कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। इसलिए पोलर सब्सटेंसेस टेंड टू नॉट डिसॉल्व दी नॉन पोलर सब्सटेंसेस, ताकि उनकी स्टेबिलिटी अपनी है, वो आपस में ही खुश हैं, तो फिर उन्हें नई बॉन्ड बनाकर फ़ायदा नहीं है। फ़ायदे के तहत ही जो है वो दुनिया चल रही है और यहाँ पर भी हमें यही नज़र आता है। अच्छा, दूसरे टाइप के सॉल्यूशन जो हैं वो सॉल्यूशंस होते हैं लिक्विड इन लिक्विड। यहाँ पर 3 टाइप्स हमें बताई गई हैं। एक वो होते हैं जो कंप्लीटली मिसेबल हो जाएं, कंप्लीटली मिसेबल, वो ऑल प्रोपोर्शंस में मिक्स हो जाते हैं, लाइक एथेनॉल और पानी है। और दूसरे वो होते हैं जो कंप्लीटली इमिसिबल हैं, जिन्होंने आपस में मिक्स ही नहीं होना, इमिसिबल हैं। उनमें आप वाटर और पेट्रोल की बात कर लेते हैं फॉर एग्जांपल। और तीसरे वाले वो जो हैं जिन्हें आप कहते हैं पार्शली मिसिबल। पार्शली मिसिबल में आप फिनोल और पानी की बात करते हैं। यहाँ पर ना एक ख़ास टेम्परेचर लिखा हुआ है, इसे कहते हैं अपर कॉन्स्यूलेट टेम्परेचर, और उसे कहते हैं क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, जिस पर पार्शियली मिसिबल सब्सटेंसेस कंप्लीटली मिसिबल सब्सटेंसेस में तब्दील हो जाती हैं, उसे कहते हैं अपर कॉन्सुलेट टेम्परेचर या क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। 3 मिसालें दी गई हैं, उनमें से जो वाटर और फिनोल की मिसाल है उसके लिए वैल्यू 65.9 डिग्री सेंटीग्रेड लिखी गई है। आमतौर पर ये 2 लेयर्स की शक्ल में होते हैं, खास टेम्परेचर के बाद ये मिक्स हो जाते हैं। इसे कहते हैं अपर कॉन्सुलेट टेम्परेचर या क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। अब हम आगे चल रहे हैं और सॉल्यूशन के आइडियल या नॉन आइडियल होने के लिए कुछ बातें देखेंगे, और यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट राउल्ट्स लॉ विच विल बी अप्लाइड आगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में, मजीद इंपॉर्टेंट फिनोमिनन में उसकी तरफ चलते हैं। आइडियल सॉल्यूशन बनने की बात चल रही है जी। तो आइडियल सॉल्यूशन बनने के लिए हमारी जो FSC की बुक है उसके अकॉर्डिंग ही बात कर रहे हैं, BSc में से ही बाद में एलेबोरेट कर देंगे। तो आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं ना, उनके अंदर याद रख लें कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वो सिमिलर रहनी चाहिए, यानी कि सॉल्यूट सॉल्यूट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट, उनकी इंडिपेंडेंट फोर्सेस, और जब वो मिल जाएं तो द फोर्सेस शुड बी सिमिलर।
there should be no change in enthalpy, there should be no change in volume after solution formation। और आप जानते हैं कि ऐसा हमेशा नहीं होगा, आमतौर पर सॉल्यूशंस एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक होते हैं। तो सही बात यह है कि ये प्रॉपर्टीज हमेशा ऑब्जर्व नहीं होती। और चौथा जो है वो ये है आइडियल सॉल्यूशन के लिए कि सॉल्यूशन जो है उसे राउल्ट्स लॉ को ओबे करना चाहिए। अच्छा, राउल्ट्स लॉ जो है ना, इसकी 3 स्टेटमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं। राउल्ट्स लॉ की पहली स्टेटमेंट ये है कि वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट अबव सॉल्यूशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर अगर आप x1 की वैल्यू 1 कर दें यानी कि प्योर सॉल्वेंट हो, तो फिर P इज इक्वल टू पी नॉट यानी कि उसका वेपर प्रेशर जो है वो P नॉट के बराबर हो जाएगा। P नॉट यानी कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ना वो एक कांस्टेंट प्रॉपर्टी है एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, और जब आप उसका सोल्यूशन बनाते हैं तो जैसे जैसे आप सॉल्यूट की मिकदार ज़्यादा करते जाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट ज़्यादा करते जाएंगे, वैसे वैसे जो वेपर प्रेशर है वो कम होता जाएगा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स को माइंड में रखना है क्योंकि इसे हमने आगे जाकर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में इस्तेमाल करना। अच्छा, अब इसे अगर आप हल कर लेना तो इसकी दूसरी फॉर्म आती है डेल्टा P इज इक्वल टू पी नॉट x2, जो कहता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सही हो गई जी बात। इसको ऐसे भी वो कहता है कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2, क्योंकि P नॉट कांस्टेंट है। तो जितना आप सॉल्यूट ज्यादा डालेंगे उतनी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ज्यादा होगी, ये इस बात का तर्जुमा है। और यहाँ से तीसरा जो है फार्मूला वो आता है डेल्टा P ओवर P नॉट इज इक्वल टू x2, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, एंड दैट्स इट। बड़ी उम्दा बात है जनाब, मसले ही हल हो गए। मैंने कई दफा कहा है कि केमिस्ट्री में साइंसदानों का मसला ये है कि वो ना वेरिएबल्स को खत्म करना चाहते हैं, दे वांट कांस्टेंट्स, ऐसी चीज़ें जो ऑब्जर्व हो सकें मल्टीपल डायमेंशंस में। हर बारी जब एक्सपेरिमेंट करें पास सही हो जाए, तो वैसी बात ही है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। साफ जाहिर है कि यहाँ पे कोई टेम्परेचर की टर्म नज़र नहीं आ रही, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वो सॉल्यूट पे डिपेंड कर रही है, वो डिपेंड कर रही है नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पर, और वो नेचर पर डिपेंड नहीं कर रही फिलहाल। सही है जी, फिलहाल का मतलब है कि आगे चलकर अब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी आनी है, तो वो नेचर पर डिपेंड नहीं कर रही और वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रही। जब भी रिलेटिव टर्म होती है ना, वो आमतौर पर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर हो जाती है। अच्छा, तो यहाँ से हमें ये डेफिनेशंस मिल गई। अब इन डेफिनेशन से ग्राफ बनेगा, और वो ग्राफ जो है वो आइडियल जो होती हैं स्पीशीज उनके लिए ऐसे आता है, आइडियल सॉल्यूशंस के लिए स्ट्रेट लाइन। लेकिन जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, जो कि दुनिया में भरे पड़े हैं, हर तरफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, तो वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए या तो ये ग्राफ इस तरीके से आ जाता है या इस तरीके से आ जाता है। और इस तरीके से ये जो दो ग्राफ आ रहे हैं, ऊपर वाले को आप कहते हैं कि ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, नीचे वाले को कहते हैं नेगेटिव डेविएशन। यहाँ पे एक्स एक्सिस पर कंपोजिशन है और वाई एक्सिस पर टेम्परेचर है। एक ही टेम्परेचर पर जो लिक्विड और लिक्विड फेज है और वेपर फेज है ना, उनकी कंपोजिशन अलग अलग होती है। अच्छा, एक पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, एक नेगेटिव डेविएशन। जो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, बल्कि यहाँ पे टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर मुझे लगता है वेपर प्रेशर होना चाहिए। तो वेपर प्रेशर कर्व जो है वो इस तरीके से आ जाएगी। अच्छा, वेपर प्रेशर कर्व शोज ए मिनिमम। सही है जी। नेगेटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर कर्व शोज ए मिनिमम, यानी कि वेपर प्रेशर जितना होना चाहिए उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उससे कम हो जाता है। और यहाँ पर वेपर प्रेशर कर्व शोज ए मैक्सिमम, यानी कि वेपर प्रेशर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाएगा। पॉजिटिव डेविएशन वाले याद रख लें कि पॉजिटिव डेविएशन वालों का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लो हो जाता है देन एक्सपेक्टेड, और नेगेटिव डेविएशन वालों का हो जाता है हाई देन एक्सपेक्टेड। और यहाँ पर अब मैं बहुत ही ज़्यादा आपको ना वसूख से कॉन्फिडेंस से ये बात कह रहा हूं कि याद रख लें कि चाहे कोई सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन दे रहा हो या नेगेटिव डेविएशन दे रहा हो, तो इसका कतन ये मतलब नहीं है कि वो सॉल्यूशन हमेशा ही वो डिस्टिल नहीं किया जा सकता। राउल्ट्स लॉ ये कहता है, राउल्ट्स लॉ के मुताबिक आप जब एक सॉल्यूशन को गर्म करेंगे ना, तो गर्म करने से उसका जो मोर वोलाटाइल कंपोनेंट है वो वेपर फॉर्म में चला जाएगा, और जो लेस वोलाटाइल कंपोनेंट है वो नीचे सॉल्यूशन में ही रह जाएगा। और इसी बेस पर आप डिस्टिलेशन करते हैं, जिसे कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन।
अब जो चीज़ें पॉजिटिव डेविएशन शो करती हैं या जो चीज़ें नेगेटिव डेविएशन शो करती हैं, उनके अंदर जब आप उन्हें डिस्टिल करते हैं तो शुरू में ऐसे ही होता है कि वेपर फेज की कंपोजिशन और लिक्विड फेज की कंपोजिशन डिफरेंट होती हैं, लेकिन एक ख़ास पॉइंट पर आकर, जिसे यहाँ पर मैक्सिमा या यहाँ पर मिनिमा कहा जा रहा है, ऐसा पॉइंट आ जाता है जब आप उन्हें गर्म करते हैं तो फिर आ जाती है एक कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सर। एक कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सर आ जाता है जिसे गर्म करने से जिस कंपोजिशन के वेपर बनते हैं उसी कंपोजिशन का लिक्विड होता है। सही है जनाब। और ये जो कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सर है, इट कैन नॉट बी फ्रैक्शनल डिस्टिल्ड। इसकी बहुत ही मशहूर मिसाल हमारे पास जो मौजूद है वो आती है पॉजिटिव डेविएशन में, और पॉजिटिव डेविएशन में वो एथेनॉल और पानी की आती है। जब एथेनॉल 95.5% और वाटर 4.5% हो जाता है डिस्टिल करते करते, तो अब ये एक बना देता है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सर, जिसे कहते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सर। एक होते हैं जियोट्रॉपिक मिक्सर विच डिस्टिल विद चेंज इन कंपोजिशन। सही है, डिस्टिल विद चेंज इन कंपोजिशन का मतलब वेपर की कंपोजिशन डिफरेंट है। एक होते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सर विच आर कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सर, जिनकी कंपोजिशन कांस्टेंट हो जाती है। आप में से जिन लोगों ने फर्मेंटेशन पढ़ी है वो जानते हैं कि फर्मेंटेशन में आप एथेनॉल को सिर्फ 95% हासिल कर सकते हैं, उसके बाद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन काम करना बंद कर देती है। क्यों? बिकॉज इट इज एन एजियोट्रॉपिक मिक्सर। इसी तरह HCl के लिए नेगेटिव डेविएशन तकरीबन 20% HCl 80% वाटर के साथ ये इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है, जबकि एथेनॉल वाले का बॉइलिंग पॉइंट 78.1 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। यहाँ पर 110 लिखा हुआ है, शायद HCl और वाटर का देख लेना है आपने। तो ये हो गई बात राउल्ट्स लॉ की। राउल्ट्स लॉ में डिफरेंट ग्राफ्स किस तरह आते हैं। अब हम आगे चलेंगे और हम बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की।